हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये इस वीडियो का या इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। तो पहले दो पार्ट में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके थे अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसकी लिमिटेशन और साथ में और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। साथ में हमने इंट्रोड्यूस किया था क्वांटम मैकेनिक्स। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था ऑर्बिट्स। सो देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द ऑर्बिटल्स। तो देखिए ऑर्बिटल है क्या? A region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum 90 to 95%। probability का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। तो ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में स्पेस, वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की probability क्या है? मैक्सिमम है। ये नहीं कह रहा है कि एग्जैक्ट 100% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की, ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स किसको फॉलो करता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, राइट। तो क्या कह रहा है? वो रीजन अराउंड द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और वो 90 to 95% को हम क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो ये एक रीजन है, मतलब एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, सपोज दिस इज न्यूक्लियस जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये क्या है? ऑर्बिटल है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो उसी को हम कहेंगे ऑर्बिटल्स। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या थे जो कि बोर ने बताए थे? सो ऑर्बिट्स आर, these are the circular path around the nucleus where electron keep on revolving and it has fixed value of energy and radius। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिट हैं वो क्या है? दे आर द सर्कुलर पाथ। ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज न्यूक्लियस, और ये इसके सराउंडिंग में जो आपको दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर पाथ, इनको हम क्या कह रहे हैं? ऑर्बिट्स कह रहे हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है दे कीप ऑन रिवॉल्विंग, और साथ में क्या है? जो हर ऑर्बिट है उसकी क्या है? न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस है, ऐसा बोर ने कहा था, राइट। न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस है और उसकी जो एनर्जी है वो भी फिक्स है, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सेकेंड ऑर्बिट या शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये है ऑर्बिट्स का डेफिनेशन। और अगर आप इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, कंपेयर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? तो देखिए ऑर्बिट क्या है, जैसे अभी हमने कहा, इट इज़ अ पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ये एक केवल पाथ है, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है सराउंडिंग द न्यूक्लियस। और ऑर्बिटल क्या है? It is the region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। तो एक तो केवल पाथ को डिनोट कर रहा है और एक कर रहा है रीजन को डिनोट कर रहा है, राइट। ऑर्बिट इज सर्कुलर और इलिप्टिकल इन शेप, मोस्टली हम क्या कहते हैं? सर्कुलर हैं, राइट। और जो ऑर्बिटल हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डम्बल शेप के भी हो सकते हैं, और डबल डम्बल इन शेप भी हो सकते हैं। तो उनको हम आगे स्टडी करेंगे, शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होते हैं और कोई शेप उनका है नहीं, राइट। जबकि जो ऑर्बिटल्स हैं दे मे बी स्फेरिकल, दे मे बी डम्बल शेल, और दे मे बी डम्बल, और दे मे बी डबल डम्बल, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन प्लेन। जैसे जो सर्कल है वो तो एक ही प्लेन में होता है, राइट, सॉरी। और जो ऑर्बिटल है वो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल प्लेन, क्योंकि जो ऑर्बिटल है दैट इज अ रीजन, और रीजन कैसा होगा? 3 डायमेंशन। और जो ऑर्बिट है वो है पाथ, तो पाथ तो क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट? द क्वांटम नंबर्स।
तो क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन हमने पहले भी देखा है, दैट टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो क्या है, एक एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कई सारे ऑर्बिटल हैं, राइट, और इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है। तो अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को जानना है, वो किस ऑर्बिटल में है, राइट, किस ऑर्बिटल में है, तो हमें कितने 3 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर n, l, n, m, l। तो क्वांटम नंबर का यूज क्या है वो आप समझ लीजिए। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, राइट। और ये जो क्वांटम नंबर हैं ये आए कहाँ से हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था पार्ट 2 में, कि जो क्वांटम नंबर्स हैं दीज आर ऑब्टेन्ड एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट। और इन एडिशन टू दीज क्वांटम नंबर्स S स्पेसिफाई द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 तो क्वांटम नंबर हैं n, l, n, m, l, जिनके बारे हम आगे पढ़ने वाले हैं, और एक और क्वांटम नंबर है S। और ये जो क्वांटम नंबर है, दिस इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये भी यहाँ पर नोट करने वाली बात है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, then we obtain only 3 quantum numbers n, l, and ml, not the s। तो in total there are 4 quantum numbers। तो उनको हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, स्मॉल n। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मेन एनर्जी लेवल और शेल और एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे बोर एटॉमिक मॉडल में आपने देखा होगा, जो एनर्जी लेवल है उसी को यहाँ पर हम कह रहे हैं मेन एनर्जी लेवल, और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है n, राइट। सो इट मे हैव अ वैल्यू 1, 2, 3। तो 1 का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड का मतलब 2 का मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, और 3 का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, एंड सो ऑन। सो इसको हम शेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं K, L, N, M। तो जैसे हमने देखा था, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके सराउंडिंग में ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये है सेकंड एनर्जी लेवल, और ये है थर्ड एनर्जी लेवल। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके साथ साथ अगर n की वैल्यू बढ़ती जाती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी बढ़ती जाती है। सबसे नियरेस्ट कौन सा वाला होगा? n इक्वल टू 1, राइट। सबसे नियरेस्ट होगा n इक्वल टू 1, देन n इक्वल टू 2, 3 एंड 4। सो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द सबशेल एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबशेल का मतलब क्या है? अब देखिए, शेल के अंदर है सबशेल, राइट, मतलब शेल इज डिवाइडेड इनटू सबशेल। शेल से भी छोटा है क्या है? सबशेल। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सबशेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है या किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम सबशेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n, और ये है स्मॉल l। इसके साथ साथ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है। सो जो एंगुलर मोमेंटम है, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आप देखिए, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1, राइट। क्योंकि जो l की वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, फॉर एग्जाम्पल अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 to n-1। तो इस केस में l की वैल्यू कितनी होगी? 0, और n-1 इस केस में 1 - 1 दैट इज 0, मतलब l की एक ही वैल्यू होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने कहा इफ़ वी हैव n इक्वल टू 1, तो l की वैल्यू कितनी होगी?
एल की जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो होती हैं 0, 1, 2 अप टू n-1। इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू 1 है, सो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 टू n-1, and 1 - 1 इज 0, मतलब l की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 0। l की वैल्यू 0 होने का ये मतलब नहीं है कि l की कोई वैल्यू नहीं है। 0 इज ऑल्सो अ वैल्यू, क्योंकि 0 से भी नीचे भी वैल्यू पॉसिबल होती है, -1, -2 एंड सो ऑन, राइट। तो इस केस में जो l की वैल्यू है वो कितनी है 0, और 0 भी अपने आप में एक वैल्यू है, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो इसका मतलब है इफ n इक्वल टू 1, जो कि एक शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर l की एक ही वैल्यू आ रही है, इसके मतलब इसमें क्या होगा, एक ही सब शेल होगा। तो l की जितनी पॉसिबल वैल्यू हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं व्हाट, वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ सब शेल। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, राइट। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सब शेल। तो अगर l की वैल्यू 0 है, इट मीन्स केवल एक ही वैल्यू है, सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ l देयर इज ओनली 1 सब शेल। सो मैंने कहा n इक्वल टू 1, इसका मतलब है l इक्वल टू 0, और इसका मतलब है 1 सब शेल, राइट। इसके बाद मैं देखता हूं n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 टू n-1। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 1, तो l की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, 0 and 1। दो l की दो वैल्यूज हैं, एक है 0, एक है 1। इट मीन्स देयर आर टू सब शेल, देयर आर टू सब शेल इन n इक्वल टू 2। तो जो सेकेंड एनर्जी लेवल है दैट कंटेन्स 2 सब शेल, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है दैट कंटेन्स ओनली 1 सब शेल। इसके बाद देखिए n इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू होगी 0, 1 and 2। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर दिस, 3। तो इसका मतलब है थर्ड एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू 3 सब शेल। इफ वी हैव n इक्वल टू 4, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, 1, 2 and 3। सो दीज आर 4 वैल्यूज, सो देयर आर 4 सब शेल। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इट रिप्रेजेंट्स द सब शेल। जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी क्या हो जाएंगी, सब शेल हो जाएंगी। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हमें काम आएगा, तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है दैट कंटेन्स ओनली 1 सब शेल, जो सेकेंड एनर्जी लेवल है दैट कंटेन्स ओनली 2 सब शेल, और जो थर्ड एनर्जी लेवल है दैट कंटेन्स 3 सब शेल, और जो 4 एनर्जी लेवल है दैट हैव 4 सब शेल। मतलब जितना n का वैल्यू है उतनी ही सब शेल होंगी, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बताया था आपको कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इट ऑल्सो गिव्स अस एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू एक फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, but in terms of azimuthal quantum number, the value of angular momentum is h over 2 pi square root of l into l plus 1, right। तो l क्या है, l is the azimuthal quantum number। मान लीजिए l की वैल्यू अगर 1 है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी h over 2 pi square root of 1 into 2। तो ये आ जाएगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, सॉरी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। L की वैल्यू 0 के लिए ये कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। n इक्वल टू 1 के लिए 1 सब शेल, n इक्वल टू 2 के लिए 2 सब शेल, n इक्वल टू 3 के लिए 3 सब शेल, और n इक्वल टू 4 के लिए 4 सब शेल। तो आप देख सकते हैं जितना इसका नंबर है उतने ही नंबर ऑफ क्या हैं, सब शेल हैं। अब इस सब शेल का नाम क्या है, जैसे शेल का नाम तो हमने रख दिया K L M N N, तो सब शेल का नाम क्या है। अगर L की वैल्यू 0 है तो जो सब शेल होगा वो होगा S। ध्यान रखिए ये स्मॉल s है, राइट। अगर L का वैल्यू है 1 तो सब शेल का नाम हो जाएगा P, और अगर L का वैल्यू है 2 तो सब शेल का नाम हो जाएगा D, और अगर L की वैल्यू है 3 तो सब शेल का नाम हो जाएगा F। इसका मतलब है S P D F। इनका अगर आप उनका फुल फॉर्म देखेंगे तो इट इज़ शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। तो ये हैं क्या, सब शेल, राइट। ये हो जाएंगे क्या, सब शेल।
तो इसके बाद हम देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, n की वैल्यू और l की वैल्यू, राइट। n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0, तो सबशेल केवल कौन सा हो जाएगा, 1s। उसमें से जो 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो s है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबशेल। तो टोटल कितने सबशेल हुए, 1। n इक्वल टू 2 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 and 1। तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो सबशेल है, 0 के करस्पॉन्डिंग जो सबशेल है वो क्या हो जाएगा, 2s, क्योंकि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो सबशेल है वो है 2p। क्यों, क्योंकि l इक्वल टू 1 में क्या होता है, p, और l इक्वल टू 0 में होता है s। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। सो देयर आर टोटल 2 सबशेल, और उन सबशेल का नाम क्या है, 2s एंड 2p। इन द सेम वे इफ n इक्वल टू 3, सो l हैज़ 3 पॉसिबल वैल्यूज, 0, 1 एंड 2। तो l इक्वल टू 0 मतलब s, सो ये हो जाएगा 3s। l इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा 3p, और l इक्वल टू 2 का मतलब हो जाएगा 3d। सो इन टोटल देयर आर 3 सबशेल, राइट। इसके बाद देखिए n इक्वल टू 4, सो 0, 1, 2 एंड 3। सो 0 के करस्पॉन्डिंग 4s, 1 के करस्पॉन्डिंग 4p, 2 के करस्पॉन्डिंग 4d एंड 3 के करस्पॉन्डिंग 4f। सो देयर आर 4 सबशेल। तो हमें क्या पता चल गए, सबशेल के नाम भी पता चल गए। अब एक और बात समझिए कि n इक्वल टू 1 का जो सबशेल है वो है 1s। n इक्वल टू 2 में भी एक s है जिसका नाम है 2s, और साथ में 2p भी है। n इक्वल टू 3 में s भी है, p भी है, d भी है, तो क्या हो जाएगा, 3s, 3p एंड 3d, राइट। n इक्वल टू 4 में s भी है, p भी है, d भी है, और एक एडिशनल क्या है, f है, तो उनका नाम है 4s, 4p, 4d एंड 4f, राइट। तो ये क्या है, सबशेल हैं। तो 1s सबशेल और 2s सबशेल में क्या डिफरेंस है, 1s सबशेल और 2s सबशेल में क्या डिफरेंस है। जो 2s सबशेल है दैट इज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। 3s सबशेल और दूर है, 4s सबशेल और भी दूर हैं सारे के सारे s, राइट। तो ये एक डिफरेंस है। आगे भी कुछ डिफरेंस है वो हम देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय ml। अब बड़े ध्यान से समझिए ये क्या करता है। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड और एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स। अब आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, राइट। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है, ये आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है दैट, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी कंसीडर्ड अ टाइनी मैग्नेट। टाइनी मैग्नेट का मतलब एक बहुत छोटा मैग्नेट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसीडर्ड एज अ टाइनी मैग्नेट। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो अर्थ है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी आपको पता है। जो अर्थ है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ जो भी हम बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अर्थ पे ही कर रहे हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करेगा। एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज बिहेविंग एज अ टाइनी मैग्नेट, और अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब
आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ सर्टेन ओरिएंटेशन ऑब्टेन करेगा, राइट। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल ऑब्टेन सर्टेन पोजीशन और सर्टेन ओरिएंटेशन, नॉट पोजीशन, ओरिएंटेशन अराउंड द न्यूक्लियस, और उसी सर्टेन या फिक्स ओरिएंटेशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल, जिसके बारे में हमने एक और तरीके से पढ़ा है दैट दिस इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसके नाम से पता चल रहा है ये डिनोट करता है ऑर्बिटल को, या साथ में हम कह सकते हैं ये डिनोट करता है व्हाट, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन सा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। सो अगेन एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, द मूविंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल बिहेव्स एज अ मैग्नेट, that's why electron behaves as a magnet, and because this electron is interacting with the magnetic field of the earth, that's why the electron which is moving around the nucleus obtain or take certain orientations, and these orientations are called orbitals, right. So this is the definition of magnetic quantum number. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मैंने आपको बताया जो L है दैट डिपेंड्स अपॉन द N, तो जो ML है दैट डिपेंड्स अपॉन द L, ऐसे चलेगा सीरीज, राइट। और L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, 0 1 2 सो ऑन N-1 तक हो सकती हैं L की वैल्यू। अब ML क्योंकि L पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यूज़ -1 से +1 तक हो सकती है इंक्लूडिंग 0, ये -1 है, -L नहीं है। सो ML की वैल्यू हो सकती है -1 to +1 इंक्लूडिंग 0, और टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगी 2L + 1 वैल्यूज़। तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 होने का मतलब कौन सा सबशेल होगा, S, राइट। L की वैल्यू 0 होने का मतलब है कौन सा सबशेल होगा, S। तो L की वैल्यू 0 के लिए ML की कितनी वैल्यू होगी, -1 to +1 इंक्लूडिंग 0। अब -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, और क्योंकि यहाँ पर ये 0 ही है केवल, राइट, तो क्योंकि यहाँ पे केवल L की वैल्यू 0 ही है, तो सॉरी ये -1 ना हो कि ये -L to +L है, सॉरी, तो -L to +L इंक्लूडिंग 0, राइट। तो -L to +L, क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो -0 +0 जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो ML की वैल्यू होगी 0, मतलब ML की केवल एक ही वैल्यू है। और आप यहाँ से भी रख सकते हैं फॉर्मूले में, इट इज़ 2L + 1, तो L की वैल्यू में 0 रखूँगा तो केवल एक ही वैल्यू आएगी, जिसका क्या है, वैल्यू 0 है, राइट। तो एक ही वैल्यू का मतलब यहाँ पर है क्योंकि ML इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स, सो S कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो फर्दर क्या हुआ, शेल इज डिवाइडेड इनटू सबशेल एंड सबशेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। एक बार फिर से देखिए, इफ L = 1 तो ML की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0, फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0, तो 1 है तो -1 से लेकर 1 तक जाना है, तो -1 0 +1 कितने हो गए, 3। आप फॉर्मूले में भी रखिए, L की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, सो 3 वैल्यूज़। इसका मतलब है L = 1 में ML की वैल्यू होती है 3। अब आप देखिए L = 1 का मतलब P सबशेल, तो P सबशेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 3 ऑर्बिटल्स, यही तो है, राइट। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 3 ऑर्बिटल। इसके बाद देखिए आप L = 2, सो ML विल बी फ्रॉम -2 to +2 इंक्लूडिंग 0, तो -2 के बाद -1 0 +1 +2, तो टोटल 5 वैल्यूज़ हो रही हैं। तो आप यहाँ भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, 2L + 1, तो L की वैल्यू 2 रखने से ये कितना आएगा, 5। सो इट मीन्स दैट D सबशेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स, राइट। इसके बाद जब हम L की वैल्यू 3 रखते हैं तो ML इज -3 to +3 इंक्लूडिंग 0,
तो कितने हो जाएंगी ये, एल की वैल्यू आप 3 रख के देखिए, 3 2 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 ऑर्बिटल्स। और 7 ऑर्बिटल्स में डिफरेंस किस चीज़ का है, एम एल की वैल्यूज़ का है, वो भी हम आगे समझेंगे। सो इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक बार फिर से देखिए, एम एल होता है -L to +L इंक्लूडिंग 0, राइट। तो अगर L इक्वल टू 0 मतलब S सबशेल के लिए मैं निकालूंगा तो ML की वैल्यू 0 आएगी, A की वैल्यू है तो 1 ऑर्बिटल। इसका मतलब है S सबशेल में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। और इसके लिए ML की वैल्यू है 0, राइट। ये है S। इसके बाद L इक्वल टू 1 तो P सबशेल, तो P सबशेल मान लीजिए ये है, ऐसे मैं एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस। तो ये है P सबशेल। तो L इक्वल टू 1, P की वैल्यू, P सबशेल है तो ML इक्वल टू ये आ जाएगा, ML इक्वल टू 0 ना हो के, सॉरी ये मैंने 0 गलती से लिख दिया है, तो ML की वैल्यू होगी कितनी, 3, क्योंकि 2L + 1, आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। तो ML की वैल्यू होगी 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 2L + 1, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगी, राइट। तो 3 ऑर्बिटल्स का मतलब है जो P सबशेल है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल्स। और इन तीनों ऑर्बिटल में डिफरेंस किस बात का है, ML की वैल्यू का। तो ML की वैल्यू एक के लिए हो जाएगी -1, एक के लिए हो जाएगी 0, एक के लिए हो जाएगी 1, राइट। और मान लीजिए अगर मैं 2P सबशेल की बात कर रहा हूँ तो तीनों ऑर्बिटल में एक को मैं कहूँगा 2px, एक को कहूँगा 2py, एक को कहूँगा 2pz। इनको हम आगे भी देखने वाले हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में। तो फिलहाल इतना समझिए आप, P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और जिनके लिए क्या होता है, ML की वैल्यू -1, 0 और +1, राइट। इन द सेम वे अगर मैं L की वैल्यू 2 रखता हूँ तो D सबशेल, तो ML की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आ जाएगी 5। 2L + 1 इज़ द फॉर्मूला, तो 2 + 2 2 × 2 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5। तो 5, तो मान लीजिए ये क्या है, D सबशेल है। तो ये D सबशेल है, तो D सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 5। इट मीन्स अगेन D सबशेल इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्बिटल्स। और इन 5 ऑर्बिटल्स में डिफरेंस किस बात का है, ML की वैल्यूज़ का। तो -2, -1, 0, +1 एंड +2, और इन सब के नाम भी अलग होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं L इक्वल टू 3 रखूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, ML इक्वल टू 7। प्लीज़ इसको भी करेक्ट कर लीजिए, आई एम वेरी सॉरी। तो ML कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब है जो F सबशेल है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 7 सबशेल, राइट। दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 7 ऑर्बिटल, सॉरी, जो F सबशेल है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 7 ऑर्बिटल्स। और इनमें डिफरेंस किस बात का है, अगेन ML की वैल्यूज़ का। तो वैल्यू एक के लिए होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। सो दिस इज ऑल अबाउट द एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। तो ये क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सीधे सीधे जो हमारे काम का चीज़ है, ये हमको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एक बात आप ध्यान रख दीजिए, जो SPDF ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबशेल। तो ये सबशेल भी फर्दर डिवाइडेड हैं इन द ऑर्बिटल्स, राइट। जो S, P, D और F ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबशेल, राइट। और ये सबशेल किस में डिवाइड हैं, ऑर्बिटल्स में, राइट। S में कितना ऑर्बिटल है, 1, P में कितना ऑर्बिटल है, 3, D में कितना ऑर्बिटल है, 5, और F में कितना ऑर्बिटल्स हैं, 7, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद जो चौथा क्वांटम नंबर है, विच वॉज नॉट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो ये क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस डिस्क्राइब द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। स्पिन ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है अर्थ का मूवमेंट आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, ये क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है अराउंड द सन, और साथ ही ये अपने एक्सेस पे रोटेशन भी करती है,
राइट, अपनी एक्सिस पे रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, जैसे अर्थ के केस में न्यूक्लियस आप मान लीजिए सन, तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग टू टाइप ऑफ मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। एक को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन और एक को आप रोटेशन भी कह सकते हैं, या इस केस में हम कह लेते हैं स्पिन, राइट। अब स्पिन दो तरीके से हो सकता है, जैसे आपको पता है अर्थ कैसे घूमता है, तो इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो भी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे या क्लॉकवाइज रोटेट करे, राइट। तो दोनों में स्पिन अलग है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसके लिए हम एस को लिख लेते हैं प्लस हाफ, केवल अपनी कन्वीनियंस के लिए, इसका हाफ से कोई मतलब नहीं है, केवल डिनोट करने के लिए। और एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है तो उसको हम लिख लेते हैं माइनस हाफ, क्योंकि क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हाफ का उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। केवल इतने से मतलब है, राइट। तो जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था इन केस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन द सेम वे जो स्पिन मोशन है उसकी वजह से भी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, और उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम मेजर करते हैं बाय द फॉर्मूला h क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन। मैंने क्या लिखा है यहाँ, h क्रॉस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन। तो ये h क्रॉस कुछ भी नहीं है, ये क्या है, h बाई 2 पाई, इन शॉर्ट इसको h क्रॉस लिखते हैं, राइट। और ये है s इंटू एस प्लस वन। जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या देखा था, h ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन। इन द सेम वे ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और s क्या है आपको पता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ। और ये मोड का मतलब है हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, मतलब माइनस हाफ नहीं रखेंगे, हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो s की वैल्यू हाफ रखिए, आप निकाल सकते हैं कितना आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इतना आ जाएगा, राइट। तो ये है क्या अबाउट द क्वांटम नंबर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत ध्यान से समझिए, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट इसका है। ये क्या कह रहा है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्वांटम नंबर समझ में आए होंगे। तो क्वांटम नंबर क्या बताया हमने, n, l, ml, ns। तो ये जो क्वांटम नंबर हैं ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एड्रेस का काम करते हैं। जैसे हम अगर आपको किसी को कोई लेटर पोस्ट करना है तो, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर हो सकता है मान लीजिए, तो पहले आप लिखेंगे कंट्री, किस कंट्री में है, फिर मान लीजिए इंडिया में है, फिर उसके अंदर स्टेट, किस स्टेट में है, मान लीजिए उत्तराखंड, फिर स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में है, मान लीजिए अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में कहाँ है, मान लीजिए रानीखेत, और रानीखेत में बिल्कुल आप फिर मकान नंबर, गली नंबर बता के उसका लेटर पोस्ट कर सकते हैं, राइट। इन द सेम वे जो क्वांटम नंबर हैं वो भी एड्रेस की तरह काम करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन। एन से पता चलेगा वो कौन से एनर्जी लेवल में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एल से पता चलेगा वो कौन से सबशेल में है, एस, पी, डी, एन, एफ किस में है। एम एल से पता चलेगा वो कौन से ऑर्बिटल में है, और एस से ये पता चलेगा कि वो कैसे स्पिन कर रहा है। कैसे स्पिन कर रहा है मीन्स आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरीके से हम एड्रेस यूज़ करते हैं किसी पर्सन को लोकेट करने के लिए या उस तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, इन द सेम वे जो क्वांटम नंबर हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आप देखिए जो पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। एट द मोस्ट n, l, m, l और s, एट द मोस्ट इन चारों में से 3 एक जैसी हो सकती हैं, चौथी अलग होगी ही होगी। इसको अगेन हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये क्या कह रहा है, सिंस एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम वैल्यूज ऑफ n, l, n, ml।
मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास 1s है। तो 1s से आप क्या समझते हैं, 1f से आप समझते हैं 1 इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है शेल, इसके अंदर सबशेल है s, और हमने क्या कहा, s सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है जो है s, उसका नाम भी s ही है, मतलब वो अपने आप में ऑर्बिटल भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम क्वांटम नंबर निकालेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये 1 है। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी 0, ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो s में अभी तक 3 क्वांटम नंबर सेम हैं। अब यहाँ हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, मतलब +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। इसका मतलब है इतना इन तीनों के सेम होने के बावजूद भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, मतलब आइदर ms इज़ +½ और -½ तो वो +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। +½ और -½ हो सकता है मतलब s की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं या ms की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स इस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा +½ और दूसरे के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा -½ राइट। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप क्वांटम नंबर निकालोगे तो n = n = 1, l = 0, ml = 0 और s = ½ फिर दूसरे के लिए निकालोगे तो ये तीनों वैल्यू सेम होंगी और ये वाली वैल्यू हो जाएंगी अलग। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये कंक्लूजन है दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता है राइट। इसको फिर से हम समझेंगे। सो इन अदर वर्ड्स एन ऑर्बिटल कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड देयर स्पिन क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट। तो जैसे के शेल के लिए मैंने आपको बताया क्या है, n = 1 होगा, l = 0 होगा और ml = 0 होगा राइट। तो और s = +½ भी है और -½ भी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर आ गए राइट। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ यही चीज़। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास है 2s ऑर्बिटल 2s। तो 2s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझ लीजिए। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n = हो गया 2। s रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट, s से हमें क्या पता चलता है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 0 बिकॉज इट इज सबशेल, और क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 राइट। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, हाफ हेडेड एरो इस डायरेक्शन में, तो ml, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी +½ तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, तो इनके लिए क्या होगा, n = 2, l = 0, ml = 0 and s = -½ तो क्या ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। यहाँ पर देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट ये सेम नहीं है राइट। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये क्या कहता है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो भी कब, जब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो ये करेक्ट नहीं होगा राइट। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करेक्ट, क्योंकि उस केस में यहाँ हो जाएगा s का वैल्यू +½ और s का वैल्यू +½ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सारी की सारी क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएगी सेम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो भी कब, जब आप उनकी स्पिन को ऑपोजिट रखोगे। एक बात, अब मान लीजिए मैं इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन रखता हूँ। तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए मैं या तो ऐसा रखूँ, जब 2 ही ऐसे पॉसिबल नहीं होंगे तो 3 कैसे होंगे, वो तो सीधा सीधा नहीं होगा। या तो मैं इसको क्या रखूँगा, या तो मैं इसको कैसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा राइट। तो ऐसे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, n = 2, l = 0, ml = 0 और s = -½
तो मतलब ये वाले इन दोनों में से केवल एक ही एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। तो एक ये और एक ये, तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो के केवल ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है किसी ऑर्बिटल में और 2 हो सकते हैं, बट 3 नहीं हो सकते हैं। दिस इज व्हाट द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, राइट। इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल या कुछ प्रॉब्लम भी कभी कभी आ जाती हैं। फाइंड आउट फॉर 3s1 इलेक्ट्रॉन फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0 और ms। अब देख के तो लग नहीं रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ और लिखा है, तो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, राइट। दूसरा प्रॉब्लम देखिए क्या है, फाइंड द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, वो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, राइट। तो मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। ये है 1s2 2s2 3 2p6 2p6 एंड 3s2 6 4 10 एंड 12। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम। आपको भी ये चैप्टर के एंड तक ऐसा लिखना आ जाएगा। तो फिलहाल हमें इससे मतलब है 3s2 से, तो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3। यहाँ इस आउटर मोस्ट शेल कह रहा है, तो n इक्वल टू 3, यहाँ भी n इक्वल टू 3, राइट। l इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये s है तो 0, l इक्वल टू 0, ml क्योंकि l इक्वल टू 0 है तो ml 0 और ml 0। अब क्योंकि s यहाँ पर ऑर्बिटल भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन तो एक डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं स्पिन, तो एक किसी के लिए भी मैं लिख दूँ प्लस हाफ और दूसरे के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस हाफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट्स। तो हमने क्या कहा, जो ऑर्बिट हैं दे आर ऑफ द सर्कुलर शेप, राइट, या इलिप्टिकल शेप, जबकि जो ऑर्बिट्स जो ऑर्बिटल हैं वो स्फेरिकल हो सकते हैं, डम्बल हो सकते हैं या डबल डम्बल हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब शेप कैसे डिड्यूस किया जाता है वो भी समझ लीजिए। उसके लिए हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विद आर। तो साई क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन, साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की डेंसिटी, और आर क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। तो देखिए हमने क्या कहा, साई इज अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होने के साथ साई भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका हमने जाना नहीं है, जितना हमारे काम का है उतना समझते हैं। तो 1s एक ऑर्बिटल है, तो आप देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, फंक्शन कम हो रहा है, इधर को डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये है साई। अब देखिए साई स्क्वायर, देखिए साई स्क्वायर का कर्व भी ऐसे ही आता है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस 1s भी घट रहा है, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी घटती जा रही है जैसे जैसे आप क्या करते हैं, न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाते हैं, राइट। ये हो गया। इसके बाद अगर आप 2s में देखोगे तो 2s में जो साई है वो ऐसे चेंज हो रहा है, पहले यहाँ प्लस है, यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, फिर माइनस के बाद ऐसा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये साई का वेरिएशन है। और साई स्क्वायर का अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है। तो ये जो पहले माइनस वाला था ये ऊपर चला जाएगा ऐसे इस कर्व में, राइट। तो यहाँ देखिए ये है साई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर साई हुआ है 0, तो जहाँ पर साई 0 हुआ है उसको हम कहते हैं नोड, राइट। जहाँ पर वेव फंक्शन 0 हुआ है या वेव फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लस टू माइनस, उसको हम कहते हैं नोड, राइट। तो नोड क्या है वो भी समझ लीजिए, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड नोड और नोडल सरफेस और रेडियल नोड।
तो सीधा सीधा आप इसको समझ लीजिए रेडियल नोड, क्योंकि साई अगर 0 है तो साई स्क्वायर भी 0 होगा। मतलब ऐसे भी पोजीशन हैं विद इन द ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उनको हम कहते हैं नोड। राइट, सिंपल सी यही बात हुई। तो एक हो गया रेडियल नोड। इसके साथ साथ बिसाइड्स द रेडियल नोड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर NP and ND, N is the principal quantum number, P is subshell. NP and ND orbitals are 0 at the plane passing through the origin are called angular nodes. इसको मैं अभी समझा रहा हूँ। तो देखिए, एक हो गया रेडियल नोड, एक हो गया एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड क्या है, ये क्या है, ये होता है P और D ऑर्बिटल्स में, और ये है एक प्लेन जो ओरिजिन का मतलब न्यूक्लियस से होके हुए जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं नोड, एंगुलर नोड। वो हम डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए रेडियल नोड 1s के लिए, 1s में कोई नोड नहीं है, ये डिनोट कर रहा है न्यूक्लियस, और इसके बाद यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद कम हो गया। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व ऐसे जा रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के बाद तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, बट विद इन द ऑर्बिटल सब जगह इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है। एक जगह मैक्सिमम आ रहा है, उसके बाद कम हो रहा है। तो जहाँ पर आपको ये जो ऑरेंज कलर आपको डार्क दिखाई दे रहा है, वो क्या है, रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आप देखिए ये है 2s में देखिए क्या है, एक ये रिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाइट कलर का जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसको हम कह रहे हैं नोड। तो 2s में नोड है, 1s में नोड नहीं है। मैंने कहा था देयर इज डिफरेंस बिटवीन 1s 2s एंड 3s। तो देखिए डिफरेंस क्या है, एक तो इनका साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ने के साथ साथ इनके नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो आपको यहाँ जो वाइट रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्राइट रिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोड। ठीक हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोड। तो 2s में एक नोड है। इसके बाद आप देखिए 3s में, राइट। तो 3s में आप देखिए, 3s में भी आपको नोड दिखाई दे रहा है। एक ये ब्राइट रिंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, और फिर से ब्राइट रिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हो गए 2 नोड। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे, और आप कर्व में अगर आप देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोड, और ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है नोड। तो 1s में 1 नोड नहीं होगा, 2s में 2 नोड होंगे, 1 नोड होगा, 3s में 2 नोड होंगे, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा। ये हो जाते हैं रेडियल नोड। अब एंगुलर नोड क्या है, अभी हम आगे समझेंगे कि ये जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है, राइट। जो s ऑर्बिटल है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। इसके बाद हम देखेंगे नोड, हमने कहा P और D में होता है। तो मैं आपको बता दूं एडवांस में, जो P ऑर्बिटल है वो डंबल शेप का होता है, और जो D ऑर्बिटल है वो डबल डंबल शेप का होता है। तो यहाँ एक लोब ये है, डंबल में 2 लोब होते हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है, राइट। तो यहाँ जो प्लेन जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये न्यूक्लियस से होके जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर नोड। तो आप देखिए थोड़ा एक्सपेंड करके बनाया है P ऑर्बिटल को। तो ये है लोब, एक लोब ये है और एक लोब ये है, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें ये है एंगुलर नोड आपको दिखाई दे रहा है। ये प्लेन जो बीचों बीच जा रहा है न्यूक्लियस या ओरिजिन से होते हुए, ये है एक एंगुलर नोड। इसके साथ साथ इसमें एक रेडियल नोड भी होगा, राइट। तो रेडियल नोड ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है ये वाला है रेडियल नोड। और सिंपल अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये, और सिंपली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये मान लीजिए P ऑर्बिटल है, यहाँ एक नोड हुआ रेडियल नोड, और एक नोड यहाँ होगा ऐसे और ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियल नोड, और ये वाला है एंगुलर नोड। और अगर मैं S ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं तो एक नोड को मैं दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूं, तो जो रेड वाला लाइन है वो एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर भी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है और बाहर भी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये हो गया एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। अब हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा नोड्स निकालने का। टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1, एंगुलर नोड L
और रेडियल नोड n माइनस वन माइनस एल, सॉरी n माइनस वन माइनस एल। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, तो नोड निकाल सकते हैं। एंगुलर नोड और रेडियल नोड को आप जोड़ देंगे तो टोटल नोड आ जाएगा। सो n माइनस वन माइनस एल में आप l जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है, जो डार्कर रीजन है इसमें ये शो कर रहा है इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो ब्राइटर रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब वो नोड है। एक और चीज़ है इसमें, देखिए फेजेस गिवन एज प्लस एंड माइनस साइन। यहाँ पर जो प्लस और माइनस साइन है ये चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये चार्ज नहीं डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है साइन ऑफ वेव। क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चलता है, तो यहाँ वाला एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो यहाँ वाला हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ वाला पॉजिटिव है तो यहाँ वाला हो जाएगा नेगेटिव, राइट। तो ये डिनोट कर रहा है, जो प्लस माइनस है वो साइन ऑफ वेव डिनोट कर रहा है, चार्ज को नहीं डिनोट कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, एंगुलर नोड दोनों लोब के बिल्कुल बीच में होगा, राइट। तो हमने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला है n माइनस वन, राइट। उसमें से क्या है, एंगुलर नोड है L, और उसमें से जो रेडियल नोड है वो है n माइनस वन माइनस एल। तो एक क्वेश्चन आप इस पर बेस्ड कर सकते हैं, मैं एक आपके लिए करके दे रहा हूँ। देखिए ये है टोटल नंबर ऑफ नोड, और L क्या था आपके पास, L वॉज एंगुलर नोड, L वॉज एंगुलर नोड, और ये n माइनस वन माइनस एल जो है वो है रेडियल नोड, राइट। तो देखिए आपके लिए निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप n माइनस वन से भी निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूले में रख लीजिए। तो 1s के लिए कितना होगा, n की वैल्यू 1, राइट। तो n माइनस वन कितना होगा, 0, मतलब 1s में कोई नोड है ही नहीं, और कोई नोड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर नोड भी नहीं होगा, रेडियल नोड भी नहीं होगा, राइट। 2s के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड n माइनस वन, तो n की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन तो 1, तो एक नोड इसमें है। अब वो एंगुलर नोड है या रेडियल नोड है वो हमें देखना पड़ेगा। L की वैल्यू 2s के लिए L की वैल्यू होगी 0, मतलब एंगुलर नोड इसमें नहीं होगा। तो रेडियल नोड n माइनस वन माइनस एल, तो मतलब 2 माइनस वन एंड 1, L तो 0 हो गया। तो जो ये नोड है वो कैसा नोड है, रेडियल नोड है। 2p के लिए आप देखिए, 2p के लिए अगर मैं निकालूंगा टोटल नोड, तो ये कितना आ जाएगा, n माइनस वन, तो n की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन तो 1, तो इसमें एक नोड है। अब वो रेडियल है या एंगुलर है देखना पड़ेगा। एंगुलर के लिए हमें देखना पड़ता है वैल्यू ऑफ L। तो P के लिए क्या होगा, P के लिए क्या होगा, वैल्यू ऑफ L 1, तो यहाँ L की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये नोड कैसा है, एंगुलर नोड है। और वैसे भी आपको पता है P का शेप होता है ऐसा, तो ये एंगुलर नोड ही होगा। रेडियल नोड भी निकाल के देख लीजिए, n माइनस वन माइनस एल, राइट। तो n की वैल्यू 2 माइनस वन, एल की वैल्यू भी 1, तो 0, मतलब इसमें एंगुलर नोड है, सॉरी रेडियल नोड है ही नहीं। ऐसे आप बाकी सबके लिए निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नोड्स, राइट। इसके बाद हमें देखना है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, जिनको हम कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो क्या है, द रीजन ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल का शेप हम कैसे निकालते हैं, सराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर देयर इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उसी को हम कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम या शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो आप देखिए एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है स्फेरिकल। हमने कहा था जो ऑर्बिटल हैं दे मे बी स्फेरिकल, डम्बल एंड डबल डम्बल। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, देखिए स्फेरिकल 1s 2s और 3s में क्या डिफरेंस है, साइज बढ़ता जा रहा है। स्फेरिकल ये है x y एंड z कोऑर्डिनेट्स। p ऑर्बिटल का शेप देखिए, डम्बल शेप है। अब 3 टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। अगर ये सेकेंड सेल में है तो ये 2px, 2py और 2pz हो जाएगा। तो 2px क्या है, इट इज़ ओरिएंटेड अलोंग द x एक्सिस। 2py क्या है, इट इज़ ओरिएंटेड अलोंग द y एक्सिस। और 2pz क्या है, इट इज़ ओरिएंटेड अलोंग द z एक्सिस। केवल ओरिएंटेशन का ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सो दिस इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स, राइट।
इसके बाद डी ऑर्बिटल देखिए, तो पी ऑर्बिटल 3 है, 2px, py, pz। अब आप देखिए डी ऑर्बिटल, तो हमने कहा डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। उनके नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ, dxy, dyz, dzx, एक है dx2y2 और एक है dz2, राइट। ये इनके नाम हैं, dxy, dyz, dzx, और एक है dx2y2 और एक dz2। तो पहले हम देखते हैं dxy, dyz, dzx क्या है। तो जो डी ऑर्बिटल हैं वो हैं डबल डम्बल, राइट, डबल डम्बल शेप के हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल में केवल एक ही डम्बल था, तो इसमें डबल डम्बल्स हैं। कैसे हैं वो देखिए। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ dxy, dyz और dzx, dyz, dz आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए जो dxy, dyz, dzx है, उनके जो दो लोब्स हैं, दे आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में क्या है, लोब हैं, सिचुएटेड हैं, राइट। अब बार बार हम क्या करते हैं, लोब्स को घुमाने की बजाय हम क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही घुमा देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे डी वाई जेड वी और डी जेड वाई या डी जेड एक्स या एक्स जेड, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो डी एक्स जेड में देखिए जो लोब्स हैं दे आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्स एंड जेड एक्सिस, इनके बीच में है। डी वाई जेड में दे आर ओरिएंटेड बिटवीन वाई एंड जेड। सो दीज आर शेप ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसके बाद देखिए शेप ऑफ डी जेड टू एंड डी एक्स टू वाई टू, इनमें अंतर देखिए। जो dx2y2 का शेप है उसमें जो दो लोब हैं d ऑर्बिटल्स के, दे आर ओरिएंटेड अलोंग द x एंड y एक्सिस। यहाँ क्या था, इन बिटवीन द x एंड y एक्सिस, और यहाँ है ओरिएंटेड अलोंग द x एंड y एक्सिस, यहाँ था इन बिटवीन x एंड y एक्सिस, राइट, ये है। और dz2 है, इट इज ओरिएंटेड अलोंग द z एक्सिस एंड अ रिंग विच सराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा है। सो दीज आर द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये EG और T2G लिखा है, फिलहाल इनसे हमें मतलब नहीं है, ये आप 12th में पढ़ेंगे क्या है। तो ये हो गए शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx। तो ये तीनों जो डी ऑर्बिटल हैं, देयर लोब्स आर सिचुएटेड इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो दो टाइप के लोब्स हैं, इन दो टाइप के जो ऑर्बिटल हैं, दो जो ऑर्बिटल हैं, इनके लोब्स हैं, दे आर सिचुएटेड अलोंग द एक्सिस, राइट। इस केस में एक्स वाई, इस केस में जेड। और जो एफ ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़ा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो फिलहाल उनके शेप देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। तो काफ़ी कुछ हमने इसमें देखा है और अभी काफ़ी कुछ इस चैप्टर में है, तो वो हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।